हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे। बहुत अच्छे से प्लानिंग से एक योजना के तहत आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.5 के सॉल्यूशन की। और इससे पहले का जो लेक्चर रहा है उस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो अवकल समीकरण को हल करने का एक मेथड पढ़ा था। और जिसके अंदर हमने रैखिक अवकलन रैखिक अवकल समीकरणों के सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। रैखिक अवकल समीकरणों के बारे में बात की थी और बहुत डिटेल से पढ़ाया था उस चीज को। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी अपने हाथ से कर दिया होगा इजीली। ठीक है ना। अंग्रेजी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से। और अगर थोड़ा सा कनेक्ट करें, ताकि हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है d/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर हमने ये बात कही थी कि सर ये p और q जो है x के फलन हो या फिर अचर हो, कोई कांस्टेंट हो, संख्या हो, है ना, संख्या है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते थे सर ये रैखिक अवकल समीकरण है। एक अवकल समीकरण और होती है इसी के, मतलब ये टाइप 1 हम इसको कहा था, हमने कहा था कि ये टाइप 1 टाइप की है, पहली टाइप की है, दिस इज टाइप 1। और दूसरे टाइप की मैं भी बता के चलूंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन, इसका जो हल है ना, तो हम ये अगर इसको नंबर 1 कहें तो समीकरण 1 के हल के लिए हम लोग को क्या करना होता था, हमने बताई थी बात। हल के लिए बेटे मेरे को सबसे पहले हम लोग एक समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं। और जिसको निकालने का तरीका होता है e की घात इंटीग्रेशन p dx। बिल्कुल ठीक बात है। ये जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, फिर हम लोग जो व्यापक हल है वो निकालते हैं। व्यापक हल जानते हैं जिसमें c होता है। व्यापक हल जो बनेगा वो बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना। और इस पूरे का फिर से समाकलन प्लस का c। तो ये एक तरीका है, मतलब हमें 2 स्टेप में काम करना है। एक बार इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके बाद में सॉल्यूशन निकालना है। इस सॉल्यूशन से हम लोग निकालेंगे। ठीक है। बहुत डिटेल से मैंने बात करी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ थोड़ा सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है। बाकी मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने से बचूंगा, क्योंकि मैं इस पर पूरा 1 घंटा बोल चुका हूँ। दूसरे टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, रफ कर दूंगा, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं सर, वो dx/dy टाइप की हो जाएगी। और यहां पे हो जाएगा सर प्लस का p1x इज इक्वल टू q1। ठीक है। यहां पर p1 p2 जो है, p1 एंड जो हमारे पास में q1 है वो y के फलन होंगे। इस बार किसके फलन होंगे? y के फलन होंगे, या फिर कोई कांस्टेंट होंगे, या फिर कोई अचर होगा, कांस्टेंट होगा, अचर या कोई संख्या है, मतलब, है ना, अचर है। इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका वो ये, इंटीग्रेशन यहाँ पे p dx था तो यहाँ पे आ जाएगा p1 dy। ठीक है ना भाई। देखो, क्वेश्चंस तभी हो पाते हैं बेटा मेरे, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज की, तभी क्वेश्चन आपके कमांड में आते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली हम बातें करते रहें, समझाते रहें, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगी। और आप लोगों को यही समझ में नहीं आएगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे कि ये सर होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण है, या ये वेरिएबल सेपरेबल वाली है, या फिर ये रैखिक वाली है। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप गलतियां करोगे, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे या इसको होमोजीनियस बना करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो अब गलतियां होंगी। तो फिर आपको समझ में आएगा कैसे करना है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, जनरल सॉल्यूशन। इसका भी आप व्यापक हल लिख सकते हो। और बेटा वो व्यापक हल हो जाएगा हमारे पास में इस बार x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका बेटे पूरे का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है ना।
एंड प्लस के सी। ये हम लोगों ने सिर्फ इन्हीं बारे में बातें करी थी और एग्जाम्पल्स करे थे, डिटेल से बात करी थी, एग्जाम्पल करे थे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कौन सी इक्वेशन कैसी बनती है। तो ये सब चीजें इंट्रोडक्शंस में आपने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए, तो इस पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, उसने कहा है 1 से 12 तक, 1 से 12 तक के प्रश्नों में अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना। व्यापक का मतलब सी आंसर में रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो सी लगता है वो आंसर में रहेगा। और अगर हमें विशिष्ट सॉल्यूशन कहता तो फिर साथ में कुछ कंडीशंस देता है वो, है ना, कि x की वैल्यू कुछ होगी तो y की वैल्यू कुछ होगी, है ना, उससे हम c का मान निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे वो वाले भी। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की, dy/dx प्लस के 2y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया एक मानक रूप में ये लिखी हुई इक्वेशन है, क्योंकि मानक रूप तो यही है ना, dy/dx प्लस के py इज इक्वल टू क्यू है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो दी गई इक्वेशन है हम लोग की तुलना करते हैं बेटा। क्या करते हैं, तुलना किससे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि dy/dx प्लस के py इज इक्वल टू क्यू की तुलना से करने पर, है ना, से करने पर इससे क्या बेटा हासिल हो जाएगा, हमें इससे p मिल जाएगा जो कि 2 है। देख लो यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक p है। y का भाई जो है वो p है, बेसिकली क्या है, y का भाई p है, यहाँ y का भाई p है तो यहाँ y का भाई 2 है, तो p इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास है बच्चों। साथ में q का जो वैल्यू है सर वो आ जाएगा sin x, ठीक है जी। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। हम लोगों को क्या करना है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की घात p dx होता है। तो यहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, i इज इक्वल टू निकालने वाले हैं, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। समाकलन गुणक निकालने वाले हैं, वो e की घात आ जाएगा p dx। और बच्चों ध्यान से देखो, e की घात p की वैल्यू बेटा 2 dx आ जाएगा, इसका मतलब e की घात 2 बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा, उसको हो जाएगा x। तो आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में बच्चों आ जाएगा e की घात 2x, ठीक है, e की घात 2x। चलो जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया e की घात 2x, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे दी गई अवकल समीकरण, दी गई रैखिक अवकल समीकरण, दी गई रैखिक अवकल समीकरण का हम लोग लिखने वाले हैं व्यापक हल। क्या लिखने वाले हैं बच्चों, व्यापक हल लिखने वाले हैं। व्यापक हल कैसे लिखा जाएगा सर, कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरे का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वॉट, e की घात 2x इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू क्या है मेरा, साइन x, साइन x गुणे e की घात 2x, ठीक है बच्चों। पूरे का फिर से समाकलन हम लोग करेंगे, प्लस का c आ जाएगा। बेसिकली आ जाएगा y की घात 2x इज इक्वल टू, हमारे पास अगर इसको सॉल्व करना है, e की घात 2x और साइन x को मुझे सॉल्व करना है बच्चों, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, यहां पर बच्चों क्या करना होगा, यहां पर मुझे क्या करना होगा, इसको अलग से उठा लेते हैं। मान लो कि हमने इसको कह दिया y इज इक्वल टू ई की घात 2x बराबर, इसको मैंने i कह दिया, i प्लस का c, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दी, कि जहां पर हम लोग i किसको कहने वाले हैं, i कहने वाले हैं इंटीग्रेशन e की घात 2x साइन x। बेसिकली मैं पहले भी कह चुका हूं, अवकल समीकरण का ये जो 9वां चैप्टर है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको समाकलन की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। समाकलन के क्वेश्चंस इसके अंदर बन जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये बन गया और ये क्वेश्चन हल होगा खंडस समाकलन वाली टेक्निक से, क्योंकि दो फलन गुणा में है ना, दो फलन गुणा में अगर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास में फंक्शन f है, एक दूसरा फंक्शन g है, तो हम क्या करते थे सर, अगर जो पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो खंडस समाकलन के हिसाब से हम करते थे पहला जो का तू, दूसरे का हम लोग करते थे बेटे समाकलन, माइनस पहले फलन का अवकलन करेंगे हम लोग,
ठीक है। और बेटे दूसरे फलन का हम लोग करेंगे समाकलन, और रिजल्ट जो आएगा उसका फिर से दोबारा से हम लोग समाकलन। जिन बच्चों ने समाकलन को अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ा है तो उन लोगों को ये सब चीज़ आती होंगी, पहचानते होंगे। 7.6 के आसपास की शायद वो एक्सरसाइज है जिसमें हमने ये काम किया था। तो यहाँ पर भी हम लोगों को दो फलन दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने की एक टेक्निक थी जिसको हम आइलेट से रिप्रेजेंट करते थे, ILATE, लाइलेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे e की घात x, देखो i का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l का मतलब लोगरिथम फंक्शन, a का मतलब एल्जेब्रिक मतलब x y z x वाले, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आया है t, साइन x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और e मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे e की घात या e की घात x वाले जो बनेंगे, ये हमारा e है, ठीक है ना, लास्ट वाला। तो इस क्रम में हम लोग देख पा रहे हैं कि सर t पहले है और e बाद में है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे साइन x को, और बेटे e की घात 2x को हम लोग मान लेंगे सेकेंड फंक्शन और dx, और सीधा खंडस समाकलन के पास जाएंगे। क्या कहा कि पहला जो का तुम फर्स्ट फंक्शन जो का तो इंटीग्रेट करेंगे e की घात 2x और dx को, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कर लेंगे बेटा, और इंटीग्रेशन करेंगे e की घात 2x और dx आपके पास में, और पूरे इस आइटम का हम लोग बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है। हमने इक्वेशन 1 बना ली, i का मान निकाल करके यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो i को अलग से सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे i इज इक्वल टू साइन x हम लोग यहाँ रखने वाले हैं, e की घात 2x का सर इंटीग्रेशन ऑफ e की घात ax का हमने कई बार नहीं बहुत बार करा है, e की घात ax आ जाएगा, लेकिन x का गुणांक बटे में लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा सर e की घात 2x का, e की घात 2x ही होगा लेकिन गुणांक बटे में आ जाएगा, ये जो 2 है, माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, साइन x का अवकलन हो जाएगा सर cos x, e की घात 2x का फिर से 2x/2 आ जाएगा, एंड dx। सही है आपके पास में, क्लियर है इतना, क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत कुछ ज़्यादा तगड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये काम हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार किया है समाकलन के अंदर। सर यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन cos x और e की घात 2x और dx। आप कहोगे सर वापस फिर खंडस समाकलन वाली नौबत आ गई, बिल्कुल सही बात है, नौबत आई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस इंटीग्रेशन के अंदर एक खास बात देखेंगे, ठीक है, e की घात 2x, इस तरीके का जो इंटीग्रेशन होता है ना सर, e की घात x cos x हो या e की घात x sin x हो, इसको हम कहते हैं शायद सक्सेसिव, इंग्लिश में कहते हैं, उत्तरोत्तर हिंदी में कुछ शब्द इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें क्या है कि इस तरीके के समाकलन को, सॉरी मैं अवकलन बोल रहा हूँ, इस तरीके के समाकलन को हम खत्म नहीं कर पाते बेसिकली, ये उत्तरोत्तर होता है, ये होता ही रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ले लो, हमें लगा यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ फिर से एक समाकलन बन गया, फिर मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर आपको लगेगा यार फिर वापस फिर खंडस समाकलन लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक स्टेप बाद आगे जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये आई बन जाएगा। इसको रोकने का तरीका एक ही है कि आपका ये आई बन जाए, जैसे मैं करूंगा अभी क्वेश्चन में। तो इस तरीके के समाकलन जो होते हैं कि पावर x और एक त्रिकोणमितीय साइन x हो या कोस x हो, तो ये सक्सेसिव, कुछ मेरे याद अच्छे से टर्म याद नहीं आ रही, अंतहीन तो शब्द गलत रहेगा, होता होगा जो भी होगा, मतलब ये रुकते नहीं, बहुत परेशान है, इनको करने के लिए हमें अलग से सॉल्व करना पड़ता है। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, त्रिकोणमिति है, ये सेकंड फंक्शन है। तो पहला फंक्शन जो होगा तो बेटा रखेंगे, और दूसरे का हम लोग समाकलन करेंगे, खंडस समाकलन लगा रहे हैं, माइनस पहले का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करेंगे बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब इधर से मैं हटा दूं ये सब खेल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे e की घात 2x फिर dx, और बच्चों मेजला ब्रैकेट लगा लो उसमें, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट बाहर इस्तेमाल कर लिया, और इसका फिर से इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे, ब्रैकेट हो जाएगा बंद बच्चों, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि सर i इज इक्वल टू 1/2 साइन x इंटू ई की घात 2x माइनस 1/2, ध्यान से देखो, cos x
लेकिन cos x, लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखो, e की घात 2x का फिर से e की घात 2x हो जाएगा, लेकिन गुणांक बटे में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर cos x का अवकलन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, माइनस के साइन x होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो माइनस का साइन x है उसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाहर निकाल दिया मतलब, ठीक है ना। तो अंदर बचेगा साइन x, इसका आ जाएगा सर e की घात 2x अपॉन फिर से 2 और dx। सर कहोगे ये तो दिमाग ही खा लिया इसने, तो कोई दिमाग नहीं खाया, हम लोगों के पास इलाज है इसका, इसकी दवा हमारे पास बच्चों है। तो 1/2 कॉमन निकालो थ्रू आउट, तो आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की घात 2x एंड cos x प्लस, जब 1/2 बाहर आ गया, अब विचार करो जो बचा साइन एक्स ई की घात 2x dx, साइन एक्स ई की घात 2x dx, तो ये आई बन जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको आई यूज कर लोगे, क्या कर लोगे बच्चों, आई यूज। अब तो कहीं समाकलन नहीं करना, बस आई का मान निकालना है इसमें से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई की घात 2x माइनस ई की घात 2x cos x अपॉन 4 एंड माइनस का 1/4 आई। इस आई को उधर ले आओ तो देखते हैं क्या होता है भाई। इस आई को जब इधर लेके आएंगे तो आई में ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5i/4। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया भैया। जब इसको माइनस वाले को उधर उठा करके लाओगे तो ये आप जोड़ लो ना, एक में जब 1/4 जुड़ेगा, ठीक है ना, तो 1.25 मतलब 5/4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो जोड़ के देख लेना, बाकी बचे हुए पोर्शन को ध्यान दें। 1/2 ई की घात 2x मैंने शुरू में लिख दिया, और साइन एक्स माइनस, ठीक है, 1/4 हमारे पास है ई की घात 2x और cos x। ये इंटीग्रेशन हमारा आई आया। तो एक काम कर लो, पहले पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 5i इज इक्वल टू, सर 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 2 ई की घात 2x और साइन एक्स माइनस के ई की घात 2x और cos x आ जाएगा। अब आई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा सर हमारे पास में 1/5, अंदर से ई की घात 2x को अगर कॉमन निकालें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं हमें मना कर दे, 2 साइन एक्स और cos x आ जाएगा। तो यानी कि आई की जो वैल्यू है ई की घात 2x अपॉन 5 एंड मेरे बच्चों साइन एक्स और cos x, ये हमारा आई आ गया। कितना आ गया, ये आई आ गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आई का मान समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो समीकरण 1 में आई का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इंटू ई की घात 2x इज इक्वल टू, आई का मान कितना है बच्चों, ई की घात 2x अपॉन 5 एंड 2 साइन एक्स माइनस cos x और प्लस का c। यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या करना है आप लोगों को, y को क्लियर करके दिखाना है। तो y के जो गुणा में बटे में पहुंचा दो उधर, y इज इक्वल टू आ जाएगा ई की घात 2x अपॉन 5 ई की घात 2x ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस cos x और प्लस c अपॉन ई की घात 2x। तो बच्चों y इज इक्वल टू आ जाएगा ई की घात 2x से ये कट जाएगा 1/5 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस के c ई की घात माइनस के 2x। ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, चाहे मैच कर लें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। हम लोग चलते हैं अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा जोर आजमाइश करते हैं। लेक्चर को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग बेटा नोट कर ले इसको, ठीक है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई ना इन क्वेश्चंस की, तो बच्चों दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उन्हीं को आएगी जिनको समाकलन की समझ नहीं है, ठीक है ना, जिनको समाकलन, जिन्होंने चलती फिरती चाल में कर लिया है, देखा देख कर लिया है, अच्छे से नहीं करा है। दूसरा सवाल है dy/dx प्लस के 3y इज इक्वल टू ई की घात माइनस के 2x। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है ना कि हम तुलना करने वाले हैं, कि तुलना किससे करेंगे बेटा,
जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बटे dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, है ना, करने पर, तो बेटे यहां से आपको क्या मिलने वाला है, p की वैल्यू मिलने वाली है 3 और बेटे q की वैल्यू मिलने वाली है e की घात माइनस के 2x। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF निकालेंगे, जो कि बराबर होता है e की घात p dx। और बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो e की घात p का वैल्यू 3 है, 3 dx, इसको जब आप ध्यान दोगे e की घात 3x आ जाएगा भाई, 3 बाहर आ जाएगा और 1 का वजह x, तो e की घात 3x आ जाएगा। हमारा IF निकल गया है, तो दी गई रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। थोड़ा मैं तेज कराऊंगा क्वेश्चन को कि देखो क्वेश्चन करने हैं, जो टेक्निक बतानी थी वो बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में भी और बहुत अच्छे से बता चुका हूं, तो अब क्वेश्चंस बहुत तेजी से करने के मूड में हूं ताकि जल्दी से एक्सरसाइज खत्म हो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात अगर कहीं आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। समाकलन है, समाकलन आप लोगों ने करके आए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। दी गई रैखिक अवकल समीकरण का हम लोग अगर व्यापक हल लिखते हैं बच्चों, तो व्यापक हल जब हम लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की घात, ये क्या होता है व्यापक हल, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन dx और प्लस का एक कांस्टेंट c यूज करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की घात 3x इज इक्वल टू q की घात कितनी है बच्चों, e की घात माइनस 2x इंटू e की घात 3x और dx प्लस का c। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो y इज इक्वल टू y e की घात 3x बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, देखो भाई, देखो घाते जोड़ेंगे तो x है घात बचेगी, यहाँ पे e की घात x और dx और प्लस का c। तो ध्यान दो y e की घात जो 3x है बराबर आ जाएगा सर e की घात x का, e की घात x ही होता है c, और या y इज इक्वल टू आ जाएगा e की घात x अपॉन e की घात 3x प्लस c अपॉन e की घात 3x, या y इज इक्वल टू आ जाएगा सर e की घात माइनस के 2x और c e की घात माइनस के 3x। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन बनने वाला है, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं तीसरे की, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने के मूड में इसलिए हूं क्योंकि भाई कोर्स मेरे पास काफी बाकी है आपका, फिर हमें एक रिवीजन वाली सीरीज भी शुरू करनी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में कोर्स करने के मूड में, लेकिन इंट्रोडक्शन में समय देते हैं, किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मैं समय दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर बेटा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही तो करने हैं। टेक्निक तो आपको इंट्रोडक्शन में सिखाई देता हूं मैं। तो उसने कहा है तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए बेटा कि सर dy बटे dx जो है हमारे पास में वो है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी तुलना हम किससे करेंगे बेटे, dy बटे dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से क्या कर लो कि से हम लोग क्या कर लेंगे बेटे, तुलना कर लेंगे, तुलना। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा p का वैल्यू सर 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, क्योंकि p का देखो y का भाई क्या है 1 बटे एक्स ही तो है भाई, इसको लिख कैसे सकते हैं भाई, y अपॉन एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, है ना। तो बात आपको समझ में आई, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज व्हाट, एक्स स्क्वायर हो जाएगी सर, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम निकालेंगे बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा e की घात p dx, इसका मतलब सर आ जाएगा e की घात 1 अपॉन एक्स और dx, और 1 अपॉन एक्स किसका समाकलन होता है, 1 अपॉन एक्स का समाकलन सर e की घात log x हो जाएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं e की घात log x की वैल्यू x ही होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास में कितना आ गया, e की घात x आ गया। तो अब लिखेंगे व्यापक हल, क्या लिखेंगे, व्यापक हल कैसे लिखा जाना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पूरे का समाकलन प्लस का c। तो y गुणे x बराबर, है ना, क्यू, क्यू क्या है भैया एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस का सी, सॉरी dx प्लस का c, तो बच्चों ये आ जाएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखोगे x की घात 3 का समाकलन कितना हो जाएगा, x की घात 4/4। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ भाई। यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगा ना, देखो ना आप, x की घात 3, x की घात 3 का समाकलन क्या हुआ है, x की घात 3 + 1/3 + 1 है ना, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला समाकलन का। तो यहाँ से y का अगर मैं क्लियर मान निकालूंगा बच्चों, तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा x की घात 3/4 प्लस c/x, और तो y की वैल्यू आ जाएगी सर x की घात 3/4 और प्लस c x की घात -1। इतना आप लोग करके दे सकते हो आंसर, उसको बेचारों को कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द, कुछ परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। वैसे उन लोगों ने क्या करा है, यहीं पे छोड़ दिया है, पीछे आंसर में देखना, एनसीईआरटी आंसर शीट में मैंने देखा है अभी यहाँ आंसर छोड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे भी ले आओगे तो वो तो आप अपने शक्ति का प्रदर्शन ही करोगे। नोट कर लिया बच्चों? चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है वो dy/dx है, ठीक है, प्लस का sec x है, और बेटा यहाँ पे y है, बराबर हमारे पास tan x है। ठीक है जी, बाकी जो कंडीशंस दी हैं उन्होंने, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर और π/2 से छोटी है, ठीक है ना, उनकी मजबूरी है ऐसे कहना, π/2 x की वैल्यू हो जाएगी तो sec π/2 0 हो जाएगा, नहीं इनफाइनाइट हो जाएगा, तो परिभाषित ही नहीं होगा क्वेश्चन। क्लियर है आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी तुलना हम लोग कर लेंगे सर पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना कर लेंगे, है ना, से तुलना। जब तुलना करेंगे बेटा हम लोग तो सीधी बात है, P इज वॉट, P आ जाएगा हमारे पास में sec x और क्यू बच्चों आ जाएगा tan x। तो अब हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की घात p dx। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे बच्चों ध्यान से देखना है, e की घात इंटीग्रेशन sec x और dx। अब बच्चों एक बात सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता था log sec x प्लस tan x प्लस का c। आप लोग 7.3 में जाओ, मेरे कहने से एक बार किताब को पलटो, मेरे कहने से एक बार किताब को पलटो और 7.3 में जाओ, 7.3 में जाओ। 7.3 में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 3rd नंबर का फॉर्मूला था, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में, तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e की घात आ जाएगा ये log sec x प्लस tan x, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं e की घात अगर log कुछ भी आएगा, log कुछ आएगा कुछ, तो उसका आंसर कुछ होगा। इस बार इस कुछ की जगह कौन है, sec x प्लस tan x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों आपके पास में आ जाएगा sec x प्लस tan x। अब हम लिखेंगे समीकरण का व्यापक हल, क्या लिखेंगे बच्चा, व्यापक हल। तो व्यापक हल कैसे लिखेंगे सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन प्लस के c। तो मैं बाकी का काम आगे करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब आ जाएगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस के tan x बराबर क्यू क्या है बच्चों, tan x है, तो tan x इंटू sec x और आपका tan x और पूरे का फिर से dx और प्लस का c। तो इधर तो कुछ नहीं करना, इधर तो आप सीधी बात है, नो बकवास है, इसको एज इट इज मेरे बच्चों चलाते रहना। इधर की तरफ आप मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा sec x और tan x, जिसको हम अलग से डिफरेंशिएट समाकलित कर लेंगे, और समाकलन यहाँ पे लिख देंगे सर tan स्क्वायर x का, और dx यहाँ पे प्लस का c आ जाएगा। हमने क्या करा, सिर्फ tan x को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए समाकलन को तोड़ दिया है,
तो यहां पर हम देखेंगे sec x प्लस टेन एक्स। अब सुनो मेरी बात, sec x tan x का समाकलन, ये किसका समाकलन होता है? ये tan x का, ये किसका समाकलन होता है? हम लोगों ने समाकलन के फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, हम लोगों ने बच्चों समाकलन के फॉर्मूले देखे थे और आपको ये बताई थी बात हमने। चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। sec x tan x का जो समाकलन है, ये जो समाकलन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये होता है बेटा, ये होता है sec x का समाकलन, ठीक है ना, प्लस के c। तो मतलब ये है सर, इसको तो डायरेक्ट लिख दो, ये तो sec x आ जाएगा, लेकिन इसका समाकलन नहीं हो पा रहा है तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 dx। त्रिकोणमिति की एक सर्वसमीका होती है, कौन सी सर्वसमीका? कि tan स्क्वायर ऑफ x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x होता है। इस 1 को यहाँ से हटाऊंगा तो माइनस 1 इधर ले जाऊंगा, तो tan स्क्वायर x को हम इसमें तोड़ लेंगे। और मजे की बात यह है, tan sec स्क्वायर x का समाकलन भी हमें पता होता है, tan x होता है। तो बच्चों लगाओ फिर, जब इतनी बात पता है तो यहाँ पे आपके पास में sec x आ जाएगा बच्चों, और मेरे यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x dx माइनस 1 dx प्लस का c। तो आप देखोगे यहाँ आ जाएगा sec x, और ये होता है सर tan x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x माइनस का x और प्लस का c। तो अब आपको ये देखना है कि sec x प्लस tan x, आंसर उसने किस हिसाब से छोड़ा है, यहीं छोड़ दिया या इसमें तो और दिमाग खराब करा उसने अपना, इस बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। यहीं छोड़ के आ गया वो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी आगे। चलिए आप नोट करिए, हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप लेक्चर को बेटे पॉज करो, नोट करो, जरा सा पानी पी के आ रहा हूँ, थोड़ा सा पानी सिर्फ, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 5वें सवाल पे चलते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो अभी अभी बहुत सारे सवाल कर लिए हैं जिसमें सीधा जो रेखिक अवकल समीकरण है, ये वाली है ना, ये वाली फॉर्म हमें दी गई थी, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत है, ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि dy बटे dx का जो गुणांक है बेटा वो 1 होना चाहिए, है ना। देखो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए ना, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले से सही फॉर्म में बनाते हैं, इसका मतलब पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। तो दोनों पक्षों को, ठीक है ना, दोनों पक्षों को cos स्क्वायर x से भाग करने पर, ठीक है। तो जब हम इसको भाग करेंगे बेटा तो यहां से cos खत्म हो जाएगा, तो dy बटे dx हो गया नंगा, प्लस यहां आ जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर x और y, यह आ जाएगा सर tan x बटे sec स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और उसके बाद में कि इसकी हम तुलना, इसको आप थोड़ा सही कर लो, dy बटे dx, ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर x dy एक्स वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और फिर y इज इक्वल टू, इसमें ब्रैकेट लगा लियो, कभी आप लिख दो सेक स्क्वायर एक्स वाई, गलत हो जाएगा, और इसको लिख लो tan x इंटू कॉस स्क्वायर x। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या भाई मेरे? सेक 1/sec cos होता है ना, मैंने, अच्छा इस साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन x बटे cos x, और आप ध्यान दो एक घात कट जाएगी इसकी, तो आप एक बात को थोड़ा सा और इसको सही कर लोगे तो dy बटे dx प्लस बेटा सेक स्क्वायर x और y इज इक्वल टू हमारा यहाँ साइन x cos x बन जाएगा। और हम लोग इसके नीचे अपनी जो मानक अवकल समीकरण है, ठीक है ना, रेखिक वाली, उसको रखेंगे, पी वाई इज इक्वल टू क्या, उसे आप क्या कर लोगे, इसकी तुलना कर लोगे, और तुलना जैसे ही करोगे सर पी का जो वैल्यू है आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, एंड क्यू का जो वैल्यू है बच्चों वो मिल जाएगा आपको साइन एक्स और कॉस एक्स।
यहाँ से हम लोग अब हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और वो आपको पता ही है सर, ई की घात सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब मुझे बताओ ई की घात सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट ई की घात 10x। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, व्यापक हल कैसे लिखते हैं? व्यापक हल लिखा जाता है बच्चों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का समाकलन प्लस के c, प्लस के c। एक मिनट बच्चों, कुछ दिक्कत है मेरी लाइटिंग में, 1 मिनट का समय बस। चलिए, तो प्लस के c, इतना तो आपको पता है। नीचे की जो राइटिंग है वो बिल्कुल कक्षा 1 से भी बुरी आ रही मेरी, लेकिन भावनाओं को आप लोग समझ लेना, मैं क्या लिख रहा हूँ, बात तो मैं सही कर रहा हूँ ना बोल बोल के। चाहे यार आई 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 एफ आई एफ, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हम लोगों ने कितना, e की घात 10x, e की घात 10x इज इक्वल टू क्यू कितना है बच्चों, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स एंड ई की घात 10x और पूरे का dx प्लस की c। तो अब इस इंटीग्रेशन को देखना हमें कैसे इसको करा जाए, क्या इसमें प्रतिस्थापन लगेगा, ठीक है ना, इस बात को हमें देखना है, ठीक है ना। तो लगाओ दिमाग बच्चों, क्या इसमें लगना है इंटीग्रेशन, ठीक। तो मेरे हिसाब से ना हम लोगों ने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हम बने, वैसे वहाँ से बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको शायद इसको बेटे 10x बटे सेक स्क्वायर एक्स ही लेके चलते तो शायद कुछ हमें अच्छा मिलता। देखो कई बार ज़्यादा एडवांस होना भी सही नहीं होता है ना, जैसा इसमें हुआ। देखो वहां से मैं कर सकता हूं, यहां पे फिर इसको मैं वापस ही बना सकता हूं, लेकिन इसमें बेवकूफ़ी नजर आएगी कि पहले इसको बदला, अपनी बात को जैसे वो कहते हैं थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी बेटा, कि पहले हमने इसको बदला फिर वापस उसी फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखो कि 10x अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जब यहां लिखा जाएगा बेटा 10x अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यहां से अब समझ में आ रहा है कि t हम लोग अगर 10x को इसमें t मान लें, मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूं, e की घात 10x हो जाएगा यहां। और बच्चों इसको मैं पूरे इंटीग्रेशन को i कह लेता हूं, प्लस का c इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं। और जहां पर ध्यान से देखेंगे, जहां पर i हमारा क्या है बच्चों, i हमारा है 10x अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। बहुत बच्चों को दिमाग में आ गया होगा क्या करना है इसमें, बहुत बच्चों को दिमाग में आ गया होगा। आप कहोगे सर इसमें ना एक काम कर लीजिए, 10x को सर t मान लीजिए, ठीक है। तो अवकलन करोगे सर सेक स्क्वायर एक्स, प्रतिस्थापन समाकलन लगाइए सर, dt आ जाएगा। जब ऊपर रखेंगे हम i इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट t, ठीक है। लेकिन नहीं यार, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स तो नीचे आ गया ना फिर, नहीं 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 रे नहीं 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 रे नहीं नहीं, इसको कैसे करें भैया, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा समय दो, आप लोगों का समय बेवजह खराब हो जाएगा। मैं यहाँ सोचूंगा खड़ा होकर के, लेक्चर की लेंथ बढ़ेगी, तो मुझे सोचने का समय थोड़ा अलग से दे दो बच्चों। उफ, ये मेरी गलतियां यार, ये गलती बहुत बड़ी गलती मैं करके आया हूँ, समय खराब कर रहा हूँ अपना यार। अब तुम सामने बैठे होते बच्चे तो मुझे बता भी सकते थे कि यार सर गलत हो गया,
कहाँ से गलत हुआ है भैया, कोस स्क्वायर एक्स से भाग कर रहा था, यहाँ सेक कहाँ से पैदा कर दिया मैंने, दिस इज कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। इस 1 कोस स्क्वायर एक्स को फिर जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स या टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ पर भी टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अब कुछ नहीं बचा इसमें सवाल में, मेरी एक छोटी सी गलती ने आप लोगों का भी समय खराब करा और मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूं। तो यहां पर अब जब वैल्यू रखी जाएगी बच्चों, यहां पर रखी जाएगी टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, जो कि मैं चाह ही रहा था ऐसा बने। तो यहां पर अब सही आ जाएगा टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अब हम सही कर रहे हैं, देखो ये तो टी होगा, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, और यहां आ जाएगा e की घात टी, ठीक है। अब देखो बच्चा, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ये सेकंड माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला जो का तू फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन डी ओवर डी टी ऑफ टी, दूसरे का फिर से बेटे समाकलन डी टी, पूरे का फिर से हम लोग करेंगे समाकलन, ठीक है। तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू आ जाएगा टी ई की घात टी का, तो ई की घात टी ही होगा, माइनस इसका 1 हो जाएगा, और फिर ई की घात टी का ई की घात टी ही होगा, तो ई की घात टी ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। टी का मान भरो, आई इज इक्वल टू टी का मान है 10x, 10 ई की घात टी कॉमन निकाल लो, टी माइनस 1 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की घात 10x, 10x माइनस 1, और उसको समीकरण 1 में रख दो। क्या आ जाएगा समीकरण 1 में रखने से सर, y ई की घात 10x इज इक्वल टू ई की घात 10x 10x माइनस 1 और प्लस का c, ठीक है। अब इन्होंने y को क्लियर करा होगा, ठीक है, इन्होंने क्या करा होगा, y को क्लियर करने के लिए, नंगा करने के लिए ई की घात 10x के इधर डिवाइड कर दिया, ई की घात 10x से यहाँ पे डिवाइड कर दिया बच्चों, और ई की घात 10x से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो क्या होने वाला है, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c ई की घात माइनस के 10x, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के छठे प्रश्न की तरफ, और छठे प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज की बात अगर हम करें, एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोग एक्स, है ना। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारा मानक रूप में नहीं है। मानक रूप क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म होती है ना। तो डी वाई बटे डी एक्स के पास जो एक्स है, इसको हम लोग सही करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स से दोनों पक्षों को एक्स से भाग करने पर तो जब दोनों पक्षों को हम बच्चों x से भाग करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, x अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर लोग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। देखो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक घात कट जाएगी, तो डी वाई बटे डी एक्स
मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। 2/x y इज इक्वल टू एक्स log x। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देखोगे। हम लोग dy/dx पी वाई इज इक्वल टू क्यू से जब इसकी तुलना करेंगे, से हम लोग इसकी तुलना करेंगे बच्चों, तो हम लोगों को मिलेगा p इज इक्वल टू 2/x एंड क्यू इज इक्वल टू एक्स log x। तो अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोग निकालने जाएंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालने जाएंगे बच्चों, तो कितना रहेगा हमारे पास में, e की घात इंटीग्रेशन 2/x dx, 2 बाहर आ जाएगा, e की घात ध्यान से देखेंगे 2 बाहर आ जाएगा और 1/x बचेगा, उसको हो जाएगा log x। इस 2 को यहां से हटा करके हम कैसे लिख सकते हैं, e की घात log x स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली आ जाएगा x स्क्वायर। तो हम लिखते हैं समीकरण का व्यापक हल, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर निकाला है ना, प्लस क्यू इंटू, क्यू क्या है सर, x log x, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से पूरे का समाकलन और dx प्लस के c। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की घात 3 log x dx, इसमें खंडस समाकलन लगेगा, है ना, खंडस समाकलन इसमें लगना ही लगना है। आपको पता आइलेट ILATE के अकॉर्डिंग ये एल्जेब्रिक है ना, a है, ये l है, तो l पहला है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, log वाला, सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये वाला। तो हम क्या करने वाले हैं बेटे, y एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज log x जो का तुम, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, x की घात 3 का समाकलन और इस पूरे का फिर से बच्चों समाकलन प्लस का c। ठीक है, क्या मैं यहां से छोड़ने की हिम्मत कर सकता हूं क्या, क्योंकि यार बहुत सिंपल हो जाएगा ना, log x का समाकलन 1/x, इसका x की, अरे यार देखो मैं छोड़ रहा हूं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, आप इससे अपने आप ट्राई करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ खास टेक्निकल चीज़ नहीं है। ज़रा फटाफट से नोट करें, ठीक है ना, फटाफट से नोट करें बच्चों। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़े सिंपल से सवाल मुझे लग रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिए होंगे यार, लेकिन मुझे सॉल्व करने हैं, क्योंकि मुझे तो चैनल पर देना है ये पूरा सॉल्यूशन, कि कोई उठ के देखे कभी कि उनको सारे सवाल मिल जाए, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर क्वेश्चन ही छोड़े हुए हैं आपने। तो सेम इस बात पे, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हम लोगों का मानक रूप पता है, dy/dx प्लस के पी वाई होता है इज इक्वल टू क्यू। तो जब इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब इस फॉर्म में ले जाएंगे, तो x log x से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में x log x, यही तो है ना, एक बार देख लूँ सवाल को, हाँ, से हम बच्चों भाग कर देंगे, भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे ये आ जाएगा x log x अपॉन x log x, साथ में बच्चों dy/dx है, यहाँ आ जाएगा सर 1/x log x, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा y इज इक्वल टू 2/x और log x अपॉन x log x। तो थोड़ा ध्यान देंगे कैलकुलेशन पे, ये इससे कट जाएगा और बच्चों log x से log x कट जाएगा, लेकिन ये गुना में आ जाएगा इसके, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx प्लस 1/x log x, और हमारे पास में आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, 2/x
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एक बात पे ध्यान दें, यहां पर हम लोग इसकी तुलना जो है डी वाई बटे डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर अगर हम बात करें तो बच्चों देखो ध्यान से, देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे p की वैल्यू आ जाएगी, इस बार थोड़ी सी अजीब आई है लेकिन मेरे भाई कुछ दिक्कत नहीं है, क्यू की वैल्यू 2/x² आ जाएगी। ठीक है ना, क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो 2/x² हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। देखो e की घात p dx होता है, e की घात इंटीग्रेशन 1/x log x dx। अब आप एक काम कर लो, इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि माना log x को हम t मान लेते हैं, तो 1/x dx का मान कितना आ जाएगा बच्चों, dt आ जाएगा। तो इधर आ जाओ, तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा e की घात ध्यान से देखो 1/x dx का मान तो आ जाएगा dt 1/t आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t और dt। थोड़ा बड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं जूम करके लिखता हूँ, देखो IF इज इक्वल टू e की घात इंटीग्रेशन 1/t और dt हो जाएगा। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा उसके हिसाब से आप देखो कि सर I मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा वो e की घात यहाँ आ जाएगा log t, और बच्चों इसको लिख देंगे खाली t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है और t का मान हम लोगों को लिखना है log x हो जाएगा, t का मान होता है log x, तो ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन फैक्टर। तो अब अगर हम लोग व्यापक हल लिखेंगे, तो आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब log x इज इक्वल टू क्यू क्या है 2/x² इंटू log x इंटीग्रेशन dx प्लस का c। तो y log x तो हमारे पास ये जो का तो चलता रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा log x/x² dx प्लस के c। इसको सॉल्व करने के लिए सीधी बात है, आप एक काम कर लोगे, माना कि log x को बच्चों आप t कह दोगे, तो प्रतिस्थापन वाला खेल है, 1/x dx का जो मान है वो आपका dt आ जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, इस स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा अभी करते हैं, देखो y log x तो है ही हमारे पास में, इसको तो नहीं, हम समाकलन तो उसका करना है तो उसी में चेंजेस करें, इंटीग्रेशन इसको हमने कहा t, और देखो जो x² है बेसिकली इसको हम x गुणा x लिख सकते हैं, तो एक dx बटे x जो है बच्चा वो तो आ जाएगा हमारा dt। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ से आपको पता है log x बराबर t है, तो मैंने कई बार बात बताई x का मान निकालना चाहते हैं, 10 से log हटाएंगे तो सामने वाले को e की पावर में पहुंचा देंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि अगर log x बराबर t है तो x का मान e की घात t आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे अपॉन e की घात t। ठीक है, क्योंकि x का मान e की घात t आ गया, तो ये आ जाएगा बेटे y log x इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन t इंटू e की घात माइनस t एंड dt। ठीक है, e की घात माइनस t एंड dt। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि y log x इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो हम खंड समाकलन लगा रहे हैं, पहला जो का तुम और दूसरे का समाकलन e की घात माइनस t का हम लोग समाकलन कर रहे हैं, माइनस पहले का अवकलन अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरे का समाकलन e की घात माइनस t का समाकलन, और फिर से पूरे का हम लोग कर देंगे बेटा समाकलन। तो मजला ब्रैकेट यूज करना चाहिए ना, बाहर बड़ा है पहले से ही, ऐसे प्लस का c चल ही रहा है, तो बस इसमें आप थोड़ा सा और मेहनत कर लो तो बच्चों आपका क्या बिगड़ जाएगा, e की घात माइनस टी का e की घात माइनस टी होगा, लेकिन गुणांक बटे में आ जाएगा वो कि -1।
इंटीग्रेशन e की घात माइनस टी का समाकलन अंदर e की घात माइनस टी होगा, लेकिन अपॉन -1 फिर dt दोबारा करना होगा प्लस का c। तो y log x इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है ना, y log x इंटू 2 इंटू ये माइनस का आ जाएगा t e की घात माइनस टी माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा करेंगे e की घात माइनस टी का, फिर -1 आ जाएगा प्लस का c। तो y log x 2, देखो माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस बाहर 2 आ गया तो अंदर बचेगा t e की घात माइनस टी और प्लस e की घात माइनस का t प्लस का c। चाहो तो आप e की घात माइनस टी को भी कॉमन निकाल लो, t प्लस 1 बचेगा और प्लस का c। यहाँ पे आप t का मान रख दो जो कि log x है, तो माइनस का 2 e की घात माइनस का log x, ठीक है जी। अंदर की तरफ आ जाएगा सर log x प्लस 1 और प्लस का c। थोड़ा इसका देखो ध्यान से देखो उसको क्या करने वाला हूं मैं। 2 e की घात लिख रहा हूं मैं log x की घात -1, क्योंकि ये माइनस खत्म करना मेरे को। यहाँ जाएगा log x प्लस का 1 प्लस का c। तो बच्चों ध्यान से देखो -2 और log, देखो तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स की घात -1, अंदर आ जाएगा log x प्लस का 1 प्लस का c। ये चल रहा है y log x बराबर चल रहा है ये, तो y log x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स log x प्लस का 1 प्लस का c। हो सके तो log x को डिवाइड कर दो साइड से ले जा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। नहीं इतना ही छोड़ रखा बेचारों ने, यही आंसर छोड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, समझ में आ रही होंगी चीज़ें बच्चों। तो अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। हम बात करने वाले हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 था, तो 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है 8वां भी, ठीक है।